चौहान वंश के प्रमुख युद्ध और राजनीतिक गाथाएं। चौहान वंश का इतिहास वीरता और युद्ध कौशल की अमूल्य धरोहर के रूप में समृद्ध है। ये केवल एक राजवंश की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके वीरता, रणनीति और साहस की जीवंत गाथा भी है। युद्ध और राजनीति उनके जीवन का अविभाज्य हिस्सा थे। तोमर वंश और प्रारंभिक संघर्ष। चौहान वंश के पहले प्रमुख युद्ध दिल्ली के तोमर राजवंश के साथ हुए। अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में सत्ता की लड़ाई प्रारंभ से ही विवाद का कारण बनी। अजमेर का चौहान शासक पहला बड़ा अभियान दिल्ली की सीमाओं की ओर ले गया। तोमर सेना के साथ कई संघर्ष हुए, परंतु चौहान शासकों ने अपनी सैन्य निपुणता और रणनीति से दिल्ली पर कब्जा किया। इस जीत ने उन्हें उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। परमार और चालुक्य के साथ संघर्ष। चौहान साम्राज्य के विस्तार के दौरान उन्हें मालवा और गुजरात के परमार और चालुक्य राजवंशों के साथ भी युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध प्रायः भूमि, व्यापार मार्गों और सीमाओं के नियंत्रण के लिए होते। चौहान सेना की कुशलता और रणभूमि में अनुशासन ने उन्हें अक्सर विजयी बनाया। परमार और चालुक्य राजाओं ने समझौते करने और गठबंधन बनाने की नीति अपनाई, जिससे चौहान साम्राज्य कई दशकों तक मजबूत बना रहा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। चौहान वंश का सबसे गौरवपूर्ण युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी, एक मध्य एशियाई आक्रमणकारी, उत्तर भारत में सत्ता स्थापित करने आया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने विशाल सेना और मजबूत किलों के माध्यम से गोरी की सेना का सामना किया। युद्ध के दौरान चौहान सेना ने गोरी को हराया और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। यह विजय केवल पृथ्वीराज की सैन्य निपुणता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती है कि चौहान साम्राज्य कितनी दृढ़ और संगठित शक्ति था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। पहली विजय के बावजूद गोरी ने चालाकी और रणनीति का उपयोग करके पुनः हमला किया। तराइन का द्वितीय युद्ध में चौहान सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और अनुशासन प्रशंसनीय था, परंतु गोरी की रणनीति और रात के आक्रमण ने चौहान सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध ने दिल्ली पर गोरी के अधिकार की स्थापना की और चौहान साम्राज्य के राजनीतिक विस्तार को सीमित किया। रणभूमि की रणनीति और सैन्य कौशल। चौहान वंश ने युद्ध में विशेष रणनीति अपनाई। 1. घेरा डालना, सीज, शत्रु के किलों को घेरकर आपूर्ति रोकना। 2. अचानक आक्रमण, सरप्राइज अटैक, रात या अप्रत्याशित समय पर हमला करना। 3. कुंडलाकार सैनिक विन्यास, सैनिकों को गोल घेरे में व्यवस्थित करना। 4. हाथियों की अग्रिम पंक्ति, हाथियों का उपयोग शत्रु पंक्ति तोड़ने में। इन रणनीतियों से चौहान सेना ने छोटे और बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की। अन्य महत्वपूर्ण युद्ध। चौहान साम्राज्य ने अपने विस्तार और सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। अजमेर और नारौल के संग्राम पड़ोसी राजवंशों के विद्रोह को कुचलने के लिए। सांभर और पुष्कर के अभियान व्यापार मार्गों और जलाशयों पर अधिकार बनाए रखने के लिए। सैन्य गठबंधनों के युद्ध, अन्य राजवंशों के साथ मिलकर बाहरी आक्रमणों का सामना। इन युद्धों में चौहान सेना की अनुशासन, वीरता और रणनीति का प्रदर्शन हुआ। युद्ध और राज्य नीति का संबंध। चौहान वंश ने युद्ध को केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी लड़ा। उन्होंने अपने किलों और नगरों को मजबूत किया, सैन्य शक्ति का विकास किया और पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। युद्धों के परिणाम स्वरूप चौहान साम्राज्य ने अपने क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखा और व्यापार, संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखा। सैनिकों की वीरता और बलिदान। चौहान वंश की सेना केवल विजेता नहीं थी, बल्कि वीरता और बलिदान की मिसाल थी। युद्ध भूमि में यदि पराजय हो जाती तो सैनिक साका करते और स्त्रियां जौहर करती। ये परंपरा केवल सम्मान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजपूत जीवन मूल्यों और वीरता का प्रतीक थी। इन बलिदानों ने चौहान साम्राज्य की प्रतिष्ठा और गौरव को अमिट बना दिया। प्रमुख नेतृत्व और वीरता की कहानियां। पृथ्वीराज चौहान वीरता और शौर्य का प्रतीक। तराइन के युद्धों में उनका नेतृत्व अद्वितीय था। अन्य चौहान शासक प्रशासन, युद्ध और कूटनीति में दक्ष। उन्होंने न केवल भूमि और व्यापार मार्गों का संरक्षण किया, बल्कि धर्म और संस्कृति का संरक्षण भी किया। युद्धों का प्रभाव। चौहान युद्धों ने राज्य की सीमा, शक्ति और प्रतिष्ठा को परिभाषित किया। विजय से साम्राज्य का विस्तार हुआ और पराजय से अनुभव और रणनीति का विकास।
युद्धों ने शासकों को समझाया कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कूटनीति, धर्म और आर्थिक स्थायित्व भी आवश्यक है। निष्कर्ष: चौहान वंश की राजनीतिक और सैन्य गाथाएं आज भी वीरता, रणनीति और साहस का प्रतीक है। उनके युद्ध, विजय और पराजय केवल इतिहास की घटनाएं नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और राजपूत जीवन का अमूल्य हिस्सा है। चौहान वंश की मुद्रा नीति और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौहान वंश की शक्ति केवल तलवार और युद्ध नीति में नहीं थी, बल्कि उसकी आर्थिक समृद्धि और वित्तीय रणनीति भी साम्राज्य की स्थायित्व की आधारशिला थी। इस संदर्भ में उनकी सिक्का प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। सिक्का प्रणाली का स्वरूप। चौहान शासकों ने सिक्कों को केवल लेन देन का माध्यम नहीं माना, बल्कि यह उनकी सत्ता, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी था। सिक्कों की सामग्री चांदी, तांबा और कभी कभी सोने के सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों पर अंकन, सिक्कों पर संस्कृत और नागरी लिपि में राजा का नाम अंकित होता। शिवलिंग, सूर्य, चंद्र और अन्य धार्मिक प्रतीक प्रमुख रूप से दिखाई देते। सिक्कों की पहचान चौहान मुद्रा को व्यापारी वर्ग और आम जनता समान रूप से मान्यता देता था। विदेशी व्यापारी भी इन सिक्कों को स्वीकार करते थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होती। सिक्का प्रणाली ने आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित किया और व्यापारिक विश्वास को बढ़ाया। मुद्रा और राज्य की आर्थिक रणनीति। मुद्रा नीति का लक्ष्य केवल लेन देन को आसान बनाना नहीं था, बल्कि यह राज्य की आर्थिक शक्ति को दर्शाने का माध्यम भी थी। 1. स्थानीय व्यापार के लिए तांबे और चांदी के सिक्के ग्रामीण और शहरों में आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त थे। 2. राज्य आय का प्रबंधन, किसानों और व्यापारियों से कर वसूलने में सिक्कों का प्रयोग हुआ। 3. अंतर्राज्यीय व्यापार। अजमेर और रणथंभौर के बाजारों में चौहान मुद्रा स्वीकार्य थी, जिससे व्यापारिक विश्वास बना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। चौहान साम्राज्य केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी शामिल था। अजमेर और सांभर जैसे नगर व्यापारिक मार्गों के केंद्र थे। मध्य एशिया और अरब देशों से व्यापार ऊंटों के कारवां, घोड़े, मसाले, कीमती पत्थर और धातुओं का लेन देन करते। नमक और घोड़े का निर्यात। सांभर झील से नमक और राजस्थान के विशेष नस्ल के घोड़े विदेशों में भेजे जाते। विदेशी व्यापारी। चौहान साम्राज्य में सुरक्षा और नियम सुनिश्चित थे, जिससे विदेशी व्यापारी भी यहाँ निवेश और व्यापार करते। सिक्का नीति और सांस्कृतिक प्रभाव। चौहान शासकों ने सिक्का पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक अंकित कर उसे केवल आर्थिक माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक संदेश का वाहक बनाया। शिवलिंग और सूर्य चंद्र के प्रतीक। धार्मिक श्रद्धा का परिचायक। राजा का नाम और उपाधियां राजनीतिक और सामरिक शक्ति का संकेत। कला और शिल्प। सिक्कों पर की गई नक्काशी कला की प्रगति का प्रमाण। सिक्का प्रणाली ने न केवल आर्थिक लेन देन को सरल बनाया, बल्कि राज्य की पहचान और सांस्कृतिक वैभव को भी बढ़ाया। राजस्व और आर्थिक समृद्धि। चौहान साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और कर वसूली थे। कृषि कर किसानों से अन्न, पशु और कभी कभी नकद कर लिया जाता। व्यापार कर और चुंगी नगरों, बाजारों और कारवां मार्गों पर लगाया जाता। नमक और घोड़े का विशेषकर सांभर झील और घोड़े के व्यापार से अतिरिक्त राजस्व। राजस्व नीति सख्त थी, परंतु आपदा और अकाल के समय इसे लचीला बनाया गया। यही नीति चौहान साम्राज्य की आर्थिक स्थायित्व का कारण बनी। व्यापारिक मार्ग और सुरक्षा। चौहान शासक जानते थे कि आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापारिक मार्ग सुरक्षित होना आवश्यक है। सुरक्षा उपाय। कारवां मार्गों पर चौकी और गढ़ बनाए गए। सैन्य संरक्षण। व्यापारी मार्गों की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात। अंतर्राज्यीय मार्ग। दिल्ली, कन्नौज, गुजरात और मध्य एशिया तक व्यापार। इन उपायों ने चौहान साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टि से आकर्षक बनाया। विदेशियों की दृष्टि से चौहान मुद्रा और व्यापार। विदेशी इतिहासकार और यात्री जैसे अल-बरूनी और मिन्हाज उस सिराज ने इस आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने चौहान साम्राज्य की व्यापारिक व्यवस्था, सिक्का प्रणाली और बाजारों की सुव्यवस्था का वर्णन किया। विदेशी व्यापारी सुरक्षित व्यापार और विश्वासपूर्ण लेन देन के कारण चौहान साम्राज्य में आते और वहां निवेश करते। यह नीति राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक रही। सिक्का नीति का सामाजिक प्रभाव। मुद्रा केवल व्यापार का साधन नहीं थी, बल्कि समाज में एकता और विश्वास का प्रतीक थी। किसानों और व्यापारियों के बीच आर्थिक लेन देन सरल हुआ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। राजा और राज्य की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण।
धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश प्रसारित हुआ। निष्कर्ष, चौहान वंश की सिक्का नीति और आर्थिक कूटनीति ने राज्य की स्थायित्व सुनिश्चित की। उनकी मुद्रा प्रणाली ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ किया और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित किया। चौहान साम्राज्य की आर्थिक समझदारी, वित्तीय रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि ने उन्हें केवल युद्ध और राजनीति का ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीय इतिहास में अमिट स्थान दिलाया। चौहान वंश की सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्य कला। चौहान वंश का गौरव केवल युद्ध और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं था। उनका साम्राज्य भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का भी एक अद्भुत केंद्र था। चौहान शासक ये समझते थे कि एक समृद्ध राज्य केवल विजय और सत्ता से नहीं, बल्कि कला, साहित्य और स्थापत्य की भव्यता से भी परखा जाता है। यही कारण है कि उनके शासनकाल में राजस्थान और आसपास के क्षेत्र सांस्कृतिक वैभव से दमक उठे। स्थापत्य कला की परंपरा। चौहान वंश के शासनकाल में किले, महल, जलाशय और मंदिर उनकी स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। रणथंभौर का किला अरावली की चोटियों पर स्थित ये किला न केवल सामरिक दृष्टि से मजबूत था, बल्कि स्थापत्य कला में भी अद्वितीय था। किले की दीवारें, गढ़बंदी, द्वार और संरचनाएं युद्ध और भव्यता का मेल दर्शाती थी। अजमेर का किला और जलाशय। अजमेर के किले में चौहान शासकों ने सुरक्षा के साथ साथ सुंदरता का भी ध्यान रखा। अन्ना सागर और अन्य जलाशयों ने शहर को जल उपलब्ध कराया और स्थापत्य की भव्यता बढ़ाई। मंदिर और धार्मिक भवन। चौहान वंश ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और देवी मंदिर उनके धार्मिक आस्था और स्थापत्य कौशल का प्रतीक है। चौहान स्थापत्य में प्राकृतिक परिवेश और सैन्य आवश्यकता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। किलों और मंदिरों को इस तरह बनाया गया कि वे न केवल सौंदर्यपूर्ण हो, बल्कि युद्ध और सुरक्षा में भी सहायक हो। साहित्य और कवि परंपरा। चौहान वंश में साहित्य को अत्यधिक महत्व दिया गया। कवि, भाट और चारण दरबार में उपस्थित रहते और शासकों की वीरता का गुणगान करते। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। यह महाकाव्य चौहान वंश की वीरता और गौरव का अमूल्य दस्तावेज है। इसमें युद्ध, राजनीति, प्रेम और बलिदान की गाथाएं शामिल हैं। साहित्य का विकास। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में कविताएं और ग्रंथ लिखे गए। धर्म, नीति, वीरता और शासन कला पर आधारित लेखन दरबार की संस्कृति का हिस्सा था। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि यह शिक्षा, नीति और धर्म का माध्यम भी बनता। चौहान वंश ने विद्वानों को आश्रय देकर समाज में ज्ञान और नैतिक मूल्यों का प्रसार किया। संगीत और नृत्य। चौहान साम्राज्य के दरबारों में संगीत और नृत्य का भी विशेष स्थान था। भक्ति संगीत, मंदिरों में भजन और कीर्तन होते। वीणा, मृदंग और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता। दरबारी संगीत और नृत्य। शासक के महलों में वीर रस और श्रृंगार रस के गीत प्रस्तुत होते। नृत्यांगनाएं दरबार में प्रस्तुति देती। सांस्कृतिक आयोजनों का महत्व। उत्सवों में संगीत और नृत्य के माध्यम से सामूहिकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलता। चित्रकला और मूर्तिकला। चौहान वंश के मंदिरों और किलों में चित्रकला और मूर्तिकला की अद्भुत दृष्टि मिलती है। मंदिरों की मूर्तियां देवताओं, वीरों और शासकों की मूर्तियां बनी। भित्ति चित्र। किले और महलों की दीवारों पर युद्ध, पूजा और सामाजिक जीवन का चित्रण। सांस्कृतिक संदेश। कला के माध्यम से धर्म, वीरता और शासन नीति का प्रचार। शैक्षिकी और धार्मिक केंद्र। चौहान साम्राज्य में मंदिर और मठ केवल धार्मिक स्थान नहीं थे, बल्कि शैक्षिकी केंद्र भी थे। वेद, पुराण, ज्योतिष और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती। विद्वानों और छात्रों को कर मुक्त भूमि और दरबार से मान सम्मान मिलता। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से समाज में नैतिक और शैक्षिकी चेतना का विकास। सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रभाव। चौहान वंश की संस्कृति समाज में एकता, वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश देती थी। धार्मिक सहिष्णुता। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मावलंबियों को स्वतंत्रता। कला और साहित्य। जनता और दरबार में एक समान रूप से सराहे गए। सामाजिक समारोह, उत्सव, मेलों और सार्वजनिक आयोजन। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों ने चौहान साम्राज्य को केवल युद्ध और राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और धर्म का केंद्र भी बनाया। निष्कर्ष। चौहान वंश की सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्य कला ने उन्हें समकालीन राजवंशों से अलग और विशिष्ट बनाया।
उनके किले, मंदिर, महल, साहित्यिक ग्रंथ, संगीत और नृत्य ये सब केवल भव्यता नहीं, बल्कि शासन की नीति, धर्म और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। चौहान वंश ने ये सिद्ध किया कि सत्ता और शक्ति के साथ साथ संस्कृति, कला और धर्म का संरक्षण भी शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि आज भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान रखती है।